तो स्टार्ट करते हैं आज पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? तो अगर हम बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस की, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? पेडिग्री तो अभी छोड़ दो, उसका मीनिंग क्या है? एनालिसिस क्या होता है? किसी चीज को देखना, एनालाइज करना कि कैसे कोई चीज, मतलब कैसे कोई भी, मतलब आप एक्स वाई जेड मान लो कि कोई भी मैकेनिज्म कैसे चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या चीज एनालाइज करना चाहते हैं इस पेडिग्री के थ्रू। तो हम यहाँ पे एनालाइज करना चाहते हैं ट्रेट को। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है ट्रेट क्या होता है, किसी का भी फीचर। हमने पहली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि करेक्टर होता है, जैसे मान लेते हैं हाइट। तो हाइट क्या है? करेक्टर है। लेकिन हाइट टॉल हो सकती है और हाइट ड्वार्फ हो सकती है, ये क्या है? ट्रेट है, किसी का भी फीचर है। तो हम यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस में क्या करते हैं, जो ये ट्रेट जो होते हैं इन्हीं को ही एनालाइज करते हैं। अब क्या चीज कैसे एनालाइज कर रहे हैं कि मान लेते हैं कोई भी एक ट्रेट हमारे दादा परदादा में था, तो उनसे क्या हुआ, वो हमारे दादा में आया, दादा क्या हमारे पेरेंट्स में, उसके हम में आया। अब वो ट्रेट कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जस्ट ओनली हम हर एक चीज को देख सकते हैं। ये मोस्टली जो पेडिग्री एनालिसिस है उसका हम यूज करते हैं डिसऑर्डर को चेक करने के लिए। कि मान लेते हैं हमारे हमारे एंसेस्टर में कोई भी बीमारी थी, कोई भी डिजीज थी, तो अब क्या चांसेस है कि वो डिजीज हमारे दादा में आई होगी, इसके बाद हमारे फादर या मदर में आई होगी, और उसके बाद हमारे अंदर आई होगी। तो इस पेडिग्री एनालिसिस से हम यही चीज देखते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम यहाँ पे क्या चीज चेक करते हैं, हम यहाँ पे फैमिली ट्री की बात करते हैं। एक फैमिली ट्री कैसा है, वो कैसे थे, बीच वाली जनरेशन कैसी है, और अब आगे आने वाली जनरेशन क्या हो। तो यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन अ सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या चेक करते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ट्री में ओवर द जनरेशन। अब यहाँ पे बाकी सारी जनरल बातें लिखी, इसको आप खुद रीड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैंने कंटेंट डाल दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ सिंबल्स की, कि जब भी हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, किसी को एनालाइज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ हम यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं। सिंबल बहुत ही इजी है, और कई बार इतने सिंपल पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ओनली सिंपल भी। पेडिग्री तो हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से सिंबल का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सिंबल है हमारे पास ये वाला। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं ना इसको। हाँ, तो हमारे पास देखिए ये वाला जो सिंबल है स्क्वायर, ये हम यूज करते हैं मेल के लिए यूज करते हैं। और कैसा मेल? जो मेल एकदम नॉर्मल है, इसको कोई भी डिजीज नहीं है। तो हमारे पास देखिए जब भी खाली सर्कल है ना, अभी अभी फिल्ड नहीं है, अभी एम्प्टी हाँ एम्प्टी सर्कल है, तो एम्प्टी सर्कल हमें मेल के बारे में बताता है। उसके बाद हमारे पास क्या? स्क्वायर, ये वाला, तो हम ये यूज करते हैं फीमेल के लिए। अब अगर हम मान लेते हैं कि हम इसको यहाँ पे फिल कर दें, जो यहाँ पे मेल वाला था इसको भी आप फिल कर दो, जैसे यहाँ पे ये थर्ड वाला दिखाया है, और इस फीमेल वाले को भी पूरा का पूरा फिल कर दो। तो ये हमें बताता है कि जो भी वो इंडिविजुअल है वो क्या है? अफेक्टेड है, मतलब वो उस डिजीज से सफर कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्मल मेल के लिए हमने क्या बोला? खाली 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 ये यूज किया, और जब हमने इसको भर दिया तो हमने इसको बोल दिया अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। और ये वाला जो हमारे पास स्क्वायर, हाँ स्क्वायर है, इसको हमने यूज किया है फॉर द फीमेल। अब उसके बाद आप एक ये वाला सिंबल देख सकते हो इस तरीके से। ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड, कि ना तो वो मेल है ना ही वो फीमेल है, हमें पता ही नहीं है वो क्या है, तो हम उस केस में ये वाला सिंबल यूज करते हैं। और जो भी पर्सन इस तरीके से बॉर्न हुआ है कि जिनका हमें सेक्स ही नहीं पता, अगर उनके अंदर कोई बीमारी है तो उसको भी हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब यहाँ पे आप सबको पता है कि मेल की फीमेल के साथ क्या होती है? मेटिंग होती है। मेटिंग मान लो या फिर आप मैरिज मान लो। अब ये मेल है, ये वाला सिंबल हमने मेल के लिए यूज किया था, और ये वाला फीमेल के लिए किया था। अब अगर इन दोनों की शादी हुई है तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन दोनों के बीच में, जो ये वाला है, एक सिंगल लाइन। अगर क्या हुई है? मैरिज मान लो या फिर मीटिंग मान लो। अब कई बार यहाँ पे टू टू लाइन लगाई होती है, जो आप ये वाला सिंबल देख सकते हो, मतलब ये वाला यहाँ। तो इसमें क्या होता है? अगर शादी बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव में हो रही है, मतलब कजन्स के बीच में हो रही है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंजीनियस मैटिंग,
या मैरिज आप बोल लो। तो मेटिंग किस किस के बीच में हुई है? रिलेटिव के बीच में। आप सबको पता है कि अगर मेटिंग बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव में होती है, तो अगर कोई भी बीमारी है, अगर उनके अंदर वो प्रेजेंट है, तो उनके बच्चों के अंदर भी उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। या कोई भी बिल्कुल, अब जरूरी नहीं कि ओनली डिसऑर्डर ही, कुछ अच्छे करेक्टर भी होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं? नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। यही रीजन था, आपने कई की कम्युनिटी देखी होगी कि वो हमेशा अपने कजन्स में ही शादी प्रेफर करना, मतलब प्रेफर करते हैं कि कजन के बीच में शादी हो, घर के बीच में ही हो। तो उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर जो भी उनका माना ये कि हमारे अंदर अच्छी अच्छी जीन्स है, सुपीरियर जीन है, हम ये कुछ भी मान लो, हमारे अंदर जीन सुपीरियर क्वालिटी के हैं, हम सुंदर बहुत ज्यादा है, तो वो नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हों वो कुछ भी अफेक्टेड पैदा हो। लेकिन वही कहते हैं कि दोनों तरीके से है, यहाँ पे जो अच्छे करेक्टर है वो भी इनमें ट्रांसफर होंगे, लेकिन अगर कोई डिजीज है तो उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं इस केस में, अगर मीटिंग क्या हो रही है? बहुत ज्यादा रिलेटिव के बीच में हो रही है। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा, ये वाला, ये हमने किसके लिए यूज किया? मैरिज के लिए या मीटिंग के लिए। अब इनके बच्चे होते हैं, तो हम उसके बाद अब बच्चे कैसे दिखाते हैं? अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखूंगी, रोमन नंबर हम यहाँ पे यूज करेंगे जनरेशन को दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया 1, तो ये जो पेरेंट्स है यहाँ पे, ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन है। अब इन पेरेंट्स के यहाँ पे क्या होते हैं? बच्चे हो रहे हैं। अब इस तरीके से मैं यहाँ पे बच्चे दिखा रही हूँ, मान लेते हैं एक मैंने यहाँ पे ये फीमेल बना दी। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट में लिखूंगी, लेफ्ट हमें क्या बताता है कि वो सबसे पहला वाला बच्चा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये वाला बनाऊं इस तरीके से, तो ये मुझे क्या बता रहा है कि ये वाला जो ये फीमेल है ये पहले पैदा हुई है, और ये जो मेल है ये बाद में पैदा हुआ है। तो लेफ्ट से हमें राइट की तरफ चलना है इस तरीके से। अब यहाँ पे एक और भी मान लेते हैं, यही, चलो मेल ही मान लेते हैं कि यहाँ पे पहला बच्चा लड़की हुई थी, सेकंड चाइल्ड यहाँ पे मेल हुआ था, और थर्ड चाइल्ड भी यहाँ पे मेल ही हुआ है। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे हमने जितने भी स्क्वायर है या फिर स्क्वायर हो गया या आपका सर्कल हो गया, ये सारे हमने एम्प्टी दिखाए। इसका मतलब क्या है कि सारे बच्चे यहाँ पे नॉर्मल पैदा हैं। अब देखिए इन पेरेंट्स के ये चाइल्ड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रोमन नंबर का यूज करेंगे सेकंड। तो हमें इससे ये पता चलता है सेकंड की ये वाली क्या है? ये सेकंड जनरेशन है। तो यहाँ पे क्या है? पेरेंट्स अबाउ चिल्ड्रन बिलो, ये सारे चिल्ड्रन है। इन ऑर्डर टू बर्थ लेफ्ट टू राइट, तो हमें लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है। अब उसके बाद ये वाला सिंबल देख लो, इसमें क्या लिखा है? पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे इनके क्या पैदा हुआ है? लड़का, और लड़का भी कैसा पैदा हुआ है? अफेक्टेड पैदा हुआ है। तो पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। और उसके बाद ये वाला सिंबल 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, मान लेते हैं किसी के बच्चे पैदा हुए और यहाँ पे 5 के 5 कैसे हैं? आपके अनअफेक्टेड हैं, तो उस केस में हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो ये तो आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ सिंबल यहाँ पे दिए गए थे। अब यहाँ पे कुछ एडजस्ट होने कुछ पेडिग्री देखते हैं, इसको समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। इसके हेल्प से आपको काफी सा आइडिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ईच जनरेशन पेडिग्री में हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं? रोमन न्यूमेरिकल से। मतलब आपको पता है रोमन में इसी तरीके से हम चीजों को लिखते हैं। तो ध्यान रखना, कभी हम जनरेशन 1, 2, 3, 4 करके नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रोमन वर्ड का ही हम यूज करेंगे। इसके बाद जितने भी हम यहाँ पे जितनी भी जनरेशन होगी, तो फैमिली मेंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अरेबिक न्यूमरल्स में। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, जब हम यहाँ पे चाइल्ड बता रहे हैं या कुछ भी बता रहे हैं, तो हम वहां पे 1, 2, 3 का यूज करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे जनरेशन बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम रोमन का यूज करेंगे, रोमन नंबर का। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो भी मैंने आपको बताया कि ओपन सिंबल क्या यूज करता है कि कोई भी मेल हो या फीमेल हो वो कैसे है? अनअफेक्टेड है। और जितने भी हमारे पास फील्ड सिंबल है, ये हमें बताता है कि जो भी मतलब मेल है या फीमेल है वो क्या है? अफेक्टेड है इस केस में। और जब भी हम चिल्ड्रन की बात करेंगे ईच फैमिली के अंदर, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेफ्ट टू राइट। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि देखिए वाला 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे सबसे पहले फीमेल हुई थी, उसके बाद मेल हुआ है, देन दोबारा फीमेल, और उसके बाद मेल हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? यहाँ पे पेडिग्री को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिजीज की बात करते हैं, क्योंकि हम जितने भी डिसऑर्डर हमने किए थे, कौन कौन से डिसऑर्डर किए थे? मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब ध्यान रखना, हमने जेनेटिकल डिसऑर्डर 2 टाइप के किए थे। कौन कौन से? जेनेटिकल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हमने किए थे 2 टाइप के। फर्स्ट होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, और सेकंड होते हैं
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ना, उसके लिए हम पेडिग्री एनालिसिस का यूज करते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए पेडिग्री का यूज नहीं किया जाता है। अब जो आपने कहा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर भी दो टाइप के हैं, एक होते हैं ऑटोसोमल और दूसरे होते हैं सेक्स लिंक्ड, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं पेडिग्री एनालिसिस को। अब हम ये सारी चीजें काफी डिटेल में कर चुके हैं कि जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर होते हैं ये डोमिनेट हो सकते हैं, ये रिसेसिव हो सकते हैं। सेक्स लिंक्ड आपके ये भी डोमिनेट हो सकते हैं और ये भी रिसेसिव हो सकता है। उसके बाद सेक्स लिंक्ड हमारे पास एक्स लिंक्ड हो सकता है और यहाँ पे वाई लिंक्ड भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे बस ओनली इसी की बात करेंगे, इसी के लिए हम यहाँ पे पेडिग्री बनाने वाले हैं। अब ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं कि अगर कोई भी डिसऑर्डर क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। अब प्लीज आपको पता है रिसेसिव का मतलब क्या होता है? जिस भी ट्रेट को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, अगर उसकी दोनों की दोनों एलील क्या है, अफेक्टेड है, तभी वो डिजीज हमें एक्सप्रेस होती है। जिसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल किए थे आपके, कौन कौन सा? सिकल सेल किया था, सिकल सेल एनीमिया किया था, उसके बाद पीकेयू किया था, फिनाइलकीटोनुरिया। याद आ रही है सारी चीजें कि नहीं याद आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितनी भी डिजीज है, मतलब जो हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव है, उसके लिए यहाँ पे हम कुछ पेडिग्री बना रहे। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको हमेशा अपने माइंड में रखने हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो इजिली आप यहाँ पे पेडिग्री को यहाँ पे बता सकते हो कि ये किसकी पेडिग्री है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला इसको ड्रॉ करके दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए ये वाला जो ये पेडिग्री है ये हमें क्या बता रहा है और ये कैसा डिसऑर्डर बता रहा है। ऑटोसोमल रिसेसिव बता रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट बता रहा है, एक्स लिंक बता रहा है, वाई लिंक बता रहा है, या फिर जरूरी नहीं कि वो ऑटोसोमल इससे पूछे, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे देंगे कि ये पेडिग्री है, बताइए यहाँ पे किसको फॉलो करिए, सिकल सेल को फॉलो कर रही है, हीमोफीलिया को फॉलो कर रही है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी को कर रही है, ये कुछ भी यहाँ पे चार एग्जांपल दे देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो डिजीज है वो है क्या, ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल में भी डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। अगर हमें सारी अगर में डिजीज के बारे में नहीं पता है तो पेडिग्री हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पहला रूल तो यहाँ पर यही है। अब अभी भी हमने यहाँ पे रूल्स देख लिए हैं कि हम यहाँ पे कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो हमारे पास कोई भी डिसऑर्डर जो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। पहली बात तो वो दोनों सेक्सेस में हो सकता है, दोनों सेक्सेस में हमें नजर आएगा, वो भी इक्वल फ्रीक्वेंसी से। मतलब जितने परसेंट चांस मेल के अंदर होने के हैं उतने ही चांस यहाँ पे फीमेल के अंदर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिसऑर्डर किससे लिंक है, ऑटोसोमल से। एंड ऑटोसोमल मेल और फीमेल में सेम होते हैं। आपको पता है ना ऑटोसोम कौन से होते हैं, 22 पेयर होता है ना क्रोमोसोम का, वो तो दोनों में सेम ही है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जो होगी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की, वो दोनों सेक्सेस में क्या होगी, इक्वल होगी। और उसके बाद क्या होगा, ये ऑफन क्या करेंगे, यहाँ पे जनरेशन को स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, इसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है वो हमें इक्वल फ्रीक्वेंसी में मिलता है, मेल हो या फीमेल हो। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो इस पेडिग्री को, ये पहली जनरेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और यहाँ पे फोर्थ है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में देख रहे हो तो हमारे पास ये जो मेल है और दूसरी फीमेल है, इनकी मेटिंग हुई और इनके यहाँ पे देखिए कितने बच्चे पैदा हुए। साफ साफ आप देख सकते हो यहाँ पे कितने बच्चे पैदा हुए, कितने एक मिनट, 5। हाँ ठीक है, ओके, हाँ जी 5 बच्चे पैदा हुए हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। और आपको अगर यहाँ पे नोटिस हो रहा हो नहीं मैम 4 ही है मैम, 1 तो बाहर से आया ना मैम, बल्कि 3 है, 2 3 और 4 ही है, सिर्फ 5 और 1 बाहर से आए हैं। हाँ जी ठीक है, यहाँ पे ये तो इनकी मैरिज हुई है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हाँ बिल्कुल, ये 2 वाला है, 3 वाला है, यहाँ पे 4 वाला है, ये क्या है, इनके चिल्ड्रन है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये मेल है और जो फीमेल है ये दोनों ही नॉर्मल है, अनअफेक्टेड है। लेकिन दोनों अनअफेक्टेड होने के बावजूद भी यहाँ पे देखिए ये फीमेल कैसी आई है, अफेक्टेड। रेड सिंबल क्या दिखा रहा है हमें, तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है,
अगर हमारे पास पेरेंट्स दोनों कैसे हैं, अनअफेक्टेड हैं। अनअफेक्टेड पेरेंट्स के बच्चे अफेक्टेड हो सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? ये जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है वो किससे पैदा हो सकता है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये दोनों मैम वैसे भी यहाँ से देख कह सकते हैं हम कि डोमिनेंट डिसीज नहीं है, वरना किसी पेरेंट को होती तभी वो आगे प्रोजेनी को पास होती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि डोमिनेट तो हमेशा मतलब कभी भी वो जनरेशन स्किप ही नहीं करता है। लेकिन चलो फिर भी यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, इनके दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, अनअफेक्टेड है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये वाला, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कजन में शादी हो गई है जिसको बोलते हैं कॉन्टेंजेनियस मैरिज। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, जब इनमें शादी हुई तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों अनअफेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे देखिए इनका बच्चा जो मेल है वो यहाँ पे अफेक्टेड पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पहली बात तो, और अगर आप देख लो पहली जनरेशन में डिजीज नहीं थी, सेकंड जनरेशन में आई, थर्ड में कोई डिजीज ही नहीं है और फोर्थ में आ गई। तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, टेंड्स टू स्किप जनरेशन। हमारे पास अगर कोई भी डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो वो क्या करता है, जनरेशन को स्किप कर सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट तो हमने कर ही लिया कि जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है आर यूजुअली बोर्न टू अनअफेक्टेड पेरेंट। आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है और इनके दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, यहाँ पे अनअफेक्टेड है। ये वाला भी देख सकते हो, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है और यहाँ पे दोनों पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स यहाँ पे अनअफेक्टेड है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अब ये यहाँ पे कैसे आगे अफेक्टेड, अगर पेरेंट्स क्या अनअफेक्टेड है तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स कैसी वाली कंडीशन में, यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। मतलब वो क्या है, यहाँ पे कैरियर है। ये मीनिंग हो गया ना इसका, हेट्रोजाइगस का मतलब कि यहाँ पे Yes, कोई ma'am. भी ट्रेट मान लेते हैं XYZ कि दोनों पेरेंट, यहाँ पे दोनों पेरेंट यहाँ पे अफेक्टेड एलील को कंटेन कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे मैं A और A लिखती हूँ, कोई भी एक मतलब ट्रेट है उन दोनों को एनकोड कर रहा है। अब इसमें से एक वाला तो नॉर्मल है, उसमें एन लिख देती हूँ, और जिसमें मैंने स्टार किया है वो यहाँ पे डिफेक्टेड वाला है, और यहाँ पे एक नॉर्मल एक आपका क्या है, स्टार वाला है। कि जब ये दोनों पेरेंट्स आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, मतलब एक एलील नॉर्मल होगी और दूसरी वाली यहाँ पे क्या होगी, अफेक्टेड होगी। अब ये रिसेसिव है, मतलब ये तो खुद नॉर्मली शो करेंगे, लेकिन वो डिजीज क्या होगी, यहाँ पे बच्चों में ट्रांसफर हो गई है। तो अगर दोनों पेरेंट्स यहाँ पे हेट्रोजाइगस है ना, तो यहाँ पे बच्चे के अफेक्टेड होने के कितने परसेंट चांस हो जाते हैं, 25%, मतलब 1/4। यही हो गया ना, 1/4, 25% चांस हो गए। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ Yes, पॉइंट ma'am. क्या बोल रहा है, when both parents are heterozygous approximately 1/4 of the offspring will be affected and appears more frequently among the children of the consanguine marriage। मतलब जब शादी क्या होती है, बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव में होती है, तभी इनके ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, जो नॉर्मली अपीयर होता है इक्वल फ्रीक्वेंसी से दोनों में, मेल और फीमेल में, और जो क्या करता है, जनरेशन को स्किप करता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। आप प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी जो मैं आपको प्रॉब्लम दूंगी सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे आप प्लीज इसका यूज कर सकते हो उस टाइम पे। ठीक है, ये था हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। अगर कोई भी डिजीज क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है, अगर डिजीज कैसी है, अगर डिजीज है ऑटोसोमल डोमिनेट ट्रेट। अब डोमिनेट है मतलब क्या है, दो एलील है मान लेते हैं, एक ए है दूसरा स्मॉल ए है, एक वाली तो नॉर्मल है दूसरी वाली अफेक्टेड है। अब इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई ना, इस कंडीशन में भी जो भी इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, उसके अंदर हमें वो डिसऑर्डर नजर आ रहा है। तो इसको कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेट ट्रेट। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अब ये भी बात तो वही ऑटोसोमल है, तो मेल हो या फीमेल हो दोनों में ही इक्वल फ्रीक्वेंसी से आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है कि मेल को ज्यादा होगी या फीमेल को कम होगी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो पहली जनरेशन देखो, इसमें भी फीमेल अफेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन देखो फीमेल मेल दोनों अफेक्टेड है, थर्ड जनरेशन में देखो फीमेल मेल फीमेल फीमेल ये भी अफेक्टेड है, एंड फोर्थ में देखो मेल और मेल ये भी अफेक्टेड है।
तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होता है वो कभी भी जनरेशन को स्किप नहीं करता है। ध्यान रखना, देख सकते हो हर एक जनरेशन में यहाँ पे डिजीज हमें नजर आ रही है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, नॉर्मली अपीयर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड डू नॉट स्किप जनरेशन। ऑटोसोमल रिसेसिव क्या कर रहा था, जनरेशन को स्किप कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेशन यहाँ पर स्किप नहीं हो रही है। तो पहला पॉइंट तो हमें देख लिया, यहाँ पे अपीयर दोनों में होते हैं एंड बोथ सेक्सेस ट्रांसमिट द ट्रेट टू द ऑफस्प्रिंग, दोनों ही सेक्स ट्रांसमिट कर सकते हैं। मैम ऐसे पॉसिबिलिटी है कि कर सकता है जनरेशन स्किप ये? हाँ जी, मैम ऐसे है नहीं पॉसिबिलिटी कि जनरेशन कर सकता है स्किप? यूजुअली नहीं करता है, अगर कोई ना कोई मतलब मोस्टली ये देखा गया है क्योंकि अगर क्या कहते हैं दोनों एलील्स में ही रिसेसिव चले गए तो मैम फिर तो जनरेशन स्किप हो जाएगी ना। अगर दोनों में नहीं, देखो अगर यहाँ पे देखो किसी के ना किसी को डिजीज अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे ना तो बच्चा यहाँ पे पक्का होगा ही होगा अफेक्टेड। नहीं मैम ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है ना, तो हेटेरोजाइगस में तो एक एलील अनअफेक्टेड भी होगी जो रिसेसिव होगी, तो मैम वो एक पेरेंट में भी होगी और एक मतलब दोनों पेरेंट्स में यहाँ पे देखो, अगर दोनों भी देखो अफेक्टेड अगर है। देखो कोई भी ऑटोसोमल डोमिनेट, जैसे ये वाला देख लो आप, ये वाला देख लो, यहाँ पे कोई भी मान लेते हैं आपका, चलो इसको एक करके देखते हैं। इसमें एक अफेक्टेड था, यहाँ पे इसी से मान लेते हैं कैपिटल ए से, और यहाँ पे इससे मान लेते हैं, यहाँ पे ये दोनों एलील नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और यहाँ पे एक हमारे पास क्या थी, अफेक्टेड थी, इसको सी मान लिया मैंने, इसको रेड सिंबल दे दिया। अब इस केस में क्या हो रहा है और कैसे डिसऑर्डर है, डोमिनेट, तो ये तो यहाँ पे अफेक्टेड है क्योंकि दो एलील है, एक नॉर्मल है दूसरी वाली की अफेक्टेड है। अब यहाँ पे दोनों ही नॉर्मल है, इस केस में ये हमें क्या नजर आ रहा है आपका, ये कैसा नजर आ रहा है, ये हमें नॉर्मल नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे इनकी ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो उसमें जो सेकंड पेरेंट है जो अफेक्टेड है उसमें से जो अफेक्टेड एलील है वो किसी बच्चे में ट्रांसफर ही ना हो, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऑब्वियसली बात है, क्यों नहीं है, पर हम कह रहे हैं कि जनरली ये देखा गया है कि ये जनरेशन स्किप नहीं करते हैं, जनरली देखा गया है, चांसेस जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं कि जस्ट ओनली अगर हमें यहाँ पे पेडिग्री, मैम इस पेडिग्री में तो 50% है कि स्किप करेगा। हाँ जी बिल्कुल, आप करके देखो, एक तो ये वाला केस हो गया, ये तो नॉर्मल होगा, ये वाला देखिए, ये वाला यहाँ पे ये अफेक्टेड होगा, ये वाला देख लो, ये भी नॉर्मल होगा और ये भी होगा आपका अफेक्टेड होगा। तो 50% चांस है यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास कि यहाँ पे जो भी मतलब जो नॉर्मल है या डिजीज 50 है क्या होगी, यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगी, तो 50% चांसेस है। अब जो हमने आपके ऑटोसोमल रिसेसिव की थी, हमने क्या कहा था, दोनों आपके नॉर्मल थे, तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन बच्चे अफेक्टेड आ रहे थे, तो उस केस में वहां पे क्या था हमारे पास, वो वहां पे वो आपके कैरियर थे। हेटेरोजाइगस कंडीशन में मान लेते हैं कि एक नॉर्मल वाली एलील थी, दूसरी वाली हमारे पास कैरियर वाली थी, यहाँ पे मान लो एक नॉर्मल वाली दूसरी कैरियर वाली, तो इस केस में क्या पेडिग्री बनेगी हमारे पास, ये वाला, ये भी नॉर्मल, उसके बाद ये भी नॉर्मल, ये वाला देख लो, ये भी नॉर्मल, और ओनली लास्ट वाला यहाँ पे देखिए, ये समझ पा रहे हो, ये वाला रिसेसिव है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव, तो इस केस में ओनली हमारे पास देखिए 75% नॉर्मल है, ओनली 25% ही चांस है कि यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है। तो इसीलिए हमने ये देखा है कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव है, अभी हम यहाँ पे जनरली बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे 100% की बात नहीं कर रहे हैं कि जनरली वो क्या करते हैं, जनरेशन स्किप मतलब करते हैं और ये जनरेशन स्किप नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डज नॉट स्किप जनरेशन, ये जनरेशन को स्किप नहीं करते हैं, कौन सा वाला, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अब इसके बाद जो यहाँ पे अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, ये देख लीजिए, ये अफेक्टेड है, एक ये वाला अफेक्टेड है, तो यहाँ पे अफेक्टेड इंडियन ऑफस्प्रिंग तभी होगा अगर इन दोनों में से कोई भी पेरेंट अफेक्टेड है, ध्यान रखना इस बात का, अगर यहाँ पे दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट अफेक्टेड होना ही होना चाहिए, तभी बच्चे यहाँ पे क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। लेकिन जब हमने बात की थी ऑटोसोमल रिसेसिव की, वहां पे अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के अनअफेक्टेड पेरेंट्स थे, मानते हो इस बात को, ये फोर्थ वाला तो एकदम यूनिक पॉइंट आ गया ना, ये वाला स्किप जनरेशन वाला तो ठीक है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन फोर्थ वाला तो कोई वो नहीं है,
अगर हमारे पास यहाँ पे ऑफस्प्रिंग आपके अफेक्टेड आ रहे हैं और पेरेंट्स एकदम नॉर्मल है, तो कभी भी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट हो ही नहीं सकता है, कोई चांसेस ही नहीं यहाँ पे। समझ पा रहे हैं इस बात को? फोर्थ पॉइंट तो है ना एकदम यूनिक, ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा किसी से भी, कि जितने भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है उनका पक्का ही मस्ट हैव अफेक्टेड पेरेंट अनलेस दे पोजेस अ न्यू म्यूटेशन। मतलब ये तो चलो एक्सेप्शन ही आ गई, लेकिन अगर हम नॉर्मल केस की बात करें तो जितने भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग होंगे, अब जैसे यहाँ पे देखो पहला वाला यही वाला देख लो, ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, तो यहाँ पे इनका पेरेंट्स यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड थी। अब इनके बच्चे देख लो, यहाँ पे इनके कितने बच्चे हुए, एक दो, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें से यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल दोनों में यहाँ पे डिजीज ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पे जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, यहाँ पे इनका अफेक्टेड मदर है तो है, इस यहाँ पे भी देख लो अफेक्टेड फादर है, बच्चे हो रहे एक दो तीन, तीन बच्चे पैदा हुए, जिसमें से यहाँ पे देख सकते मैम हो फोर्थ सन में देखो मैम, जिसमें ना पेरेंट अफेक्टेड है ना मदर अफेक्टेड है, तो पूरी लाइन साफ है। तो यहाँ पे ये पेरेंट्स आपके अनअफेक्टेड है ना, ये देखो। यस मैम वही है। तो यहाँ पे अनअफेक्टेड है, तो इसीलिए तो यहाँ पे बच्चे भी आपके अनअफेक्टेड है। हमारा फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि जितने भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग होंगे वो पक्का है कि उनके पेरेंट्स भी अफेक्टेड होंगे ही होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या बोला गया था कि ये जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है यूजुअली बॉर्न टू अनअफेक्टेड पेरेंट। ये देखो यहाँ पे ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, तो लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, यहाँ पे देख लो ये अफेक्टेड है और पेरेंट्स देखिए अनअफेक्टेड है। लेकिन आप ये वाला देखो डोमिनेट वाला, डोमिनेट वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, जितने भी यहाँ पे हमारे पास आपके अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है उन सबके अफेक्टेड पेरेंट्स ही हैं, जो आप ये वाला कह रहे हो। इसमें तो पेरेंट्स नॉर्मल है तो बच्चे भी नॉर्मल